ठीक है, अब हम मंगल का कर लेते हैं। ठीक है, सपोजिंग जन्मकालीन मंगल, बताइए किस नक्षत्र में रखें? जन्मकालीन अनुराधा में रख दो जी। चलो, किसी का जन्मकालीन मंगल अनुराधा नक्षत्र में है, तो अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग अनुराधा से फोर्थ, यानी कि अनुराधा ज्येष्ठा, फिर हो गया आपका मूला, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, तो चौथा कौन सा हुआ? पूर्वाषाढ़ा। हुआ जी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यस। चौथा नक्षत्र आपका हो गया पूर्वाषाढ़ा। इसका मतलब जन्मकालीन मंगल का जो नक्षत्र था अनुराधा नक्षत्र, उससे चौथा नक्षत्र हुआ पूर्वाषाढ़ा। यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध गोचर कर रहा है जिस भी दिन, तो उस दिन मंगल का नक्षत्र वेधन हो जाएगा और मंगल अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। जी पूर्वाषाढ़ा में और बुध करना हुआ है, जी। और करना है किसी को? जैसे बुध बताया जी पूर्वाषाढ़ा का क्या वो ये बुध आप हुआ इधर जी। से सामने से देखिए ना, सामने से। अच्छा जी। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है कि जन्मकालीन जो भी मंगल का नक्षत्र होगा उससे फोर्थ नक्षत्र में यदि बुध गोचर करेगा, टेबल को जी ऐसे पकड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल जी प्लेनेट में जैसे है। सूर्य को पकड़ा था हमने, सूर्य जिस भी नक्षत्र में होगा उससे जो 9th नक्षत्र हो उसमें यदि राहु और केतु गोचर करें, ठीक है। इस टेबल को ऐसे पकड़ना है। हाँ जी कोई ये भी उतार आप लिए टेबल टेबल। का लाइन देखिए, ऐसे ही पकड़ना है। मरकरी से फिफ्थ, मरकरी के नक्षत्र से जो भी फिफ्थ नक्षत्र है उसमें यदि जुपिटर गोचर करे। जी मैम ये कौन सी किताब में वैसे ये टेबल? अरे ये 17th नहीं होगा, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे। ये आई थिंक 7th होगा, ये गलती से 17th हो गया है, इसको क्रॉस चेक करना होगा। ये आपकी किसी भी ट्रांजिट की बुक में होगा अवेलेबल। ये मैं इसको एक बार ना क्रॉस चेक करके आपको अगली बार बता देती हूँ। 17, अच्छा 17th भी हो सकता है, इट्स ओके। हो सकता है जैसे 27 18 नक्षत्र है, हाँ तो बिल्कुल हो सकता है। आपको काउंटिंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बुक में होगा, ये किसी भी ट्रांजिट की बुक में अवेलेबल होगा। ये नीचे का भी आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए सब लोग, और बुक में भी अवेलेबल होगा। टेबल दिख रहा है? इसको मैं एक बार वो कर देती हूँ प्रेजेंटेशन मोड में। ऐसे ही दिखेगा क्योंकि ये शायद थोड़ा बड़ा है। साफ आ रही है जी नजर से ये टेबल बिल्कुल उतार भी दिए जी। आप बुक में भी देख सकते हैं, किसी भी बुक में। मेन एम है कि आप इसको पढ़ना समझ लीजिए कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। आप इसको रीड ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं दूं जी उदाहरण जैसे सैटर्न दिख रहा है ना जी 9 था उसके ठीक सामने ये हमने हम्म टेबल में देख लेना है ना जी। हम्म और सन आ गया गोचर हम्म में है जी। नक्षत्रों से काउंटिंग करनी है, सैटर्न और सन से नहीं। हाँ जी अगर सपोजिंग किसी का जन्मकालीन शनि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो सूर्य किस नक्षत्र में गोचर करके उसका वेधन करेगा, ये बताइए। ठीक नक्षत्र टेबल याद करना पड़ेगा ना इसके लिए। मृगशिरा आर्द्रा, आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा। हस्त चित्रा स्वाति विशाखा तो अनुराधा चित्र आ गया ज्येष्ठा। आपका, चित्र आ गया आपका 9th। तो आर्द्रा से 9th नक्षत्र हो गया चित्रा, तो सूर्य जब चित्रा नक्षत्र में गोचर करेगा तो शनि का वेधन हो जाएगा। ठीक है, Yes. और करना है एग्जाम्पल। मैडम ये राहु ऑब्लिक केतु है तो इसको कैसे? जन्मकालीन आपको देखना होगा राहु किस नक्षत्र में है, उससे 9th
जो भी नक्षत्र होगा जब उसमें चंद्रमा गोचर करेगा तो राहु का वेदन होगा। केतु जब 13 जिस भी नक्षत्र में हो उससे 13th जो भी नक्षत्र होगा उसमें जब मंगल गोचर करेगा तो केतु का वेदन हो जाएगा। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल करना है या आ गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जी मैम। ठीक है, यस मैम। इसमें ये ऐसे मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है जो मैंने अभी आपको चार्ट के साथ समझाया था। तो ये देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल में जैसे अभी मैंने आपको राजू और प्ले की बात करी, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मंगल की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसको अच्छे फल मिल रहे थे मंगल से संबंधित, यानी कि मंगल जहाँ का लॉर्ड था, जहाँ बैठा हुआ था, बट थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उसके जो रिजल्ट्स थे वो रुक गए और उसको जो शुभ रिजल्ट्स मिल रहे थे वो शुभ रिजल्ट्स जो मिल रहे थे वो रुक गए। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? ये नक्षत्र वेद उसका रीजन हो सकता है कि नेटल का मंगल किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और गोचर का मंगल मंगल से कौन सी स्थिति में, जो भी हमने टेबल से रिलेटेड देखा, जैसे ये वाला अगर हम टेबल फिर से रेफर करें, क्लोज कर दो, जैसे ये मंगल को लेके हमने किया था, मंगल जिस भी नक्षत्र में है उससे जो भी 4th नक्षत्र आएगा उस पे यदि मरकरी गोचर करेगा तो मंगल के शुभ फल रुक जाएंगे, या फिर मंगल जिस भी नक्षत्र में है उससे 12th जो भी नक्षत्र पड़ेगा उससे अगर चंद्रमा गोचर करेगा तो भी मंगल के नक्षत्र तो भी मंगल के शुभ फल रुक जाएंगे। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने 2-3 बार एग्जाम्पल कर लिए, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने इसको कर, किसी को अगर समझ नहीं आया तो आई कैन टेक अप वन मोर, और अगर सबको समझ आ गया तो वेरी गुड। जी एक बार मैडम जी, जैसे मंगल जिस नक्षत्र में है, जैसे मंगल और चौथा क्या है जी? चतुर्थ आप टेबल ये में लो, दिया है। आपके लिए ये नक्षत्र टेबल भी लिख दिया। हाँ जी, चतुर्थ चतुर्थ क्या पड़ेगा जी? आप मंगल का आपने बोला अनुराधा नक्षत्र था। हाँ जी। मंगल अनुराधा। अगर जन्मकालीन अनुराधा नक्षत्र में था तो उस जन्मकालीन नक्षत्र से जो चौथा नक्षत्र पड़ेगा, यानी कि अनुराधा पहला हुआ, हाँ जी। ज्येष्ठा दूसरा हुआ, मूला तीसरा हुआ और पूर्वाषाढ़ा चौथा हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे यदि गोचर का बुध गोचर करे ठीक है। तो मंगल के नक्षत्र अनुराधा को वेधन लगेगा, और मंगल अगर दशा और अंतरदशा में है और अच्छे फल दे रहा था तो उसके अच्छे फल रुक जाएंगे। ठीक है, और भी करना है तो और भी देख लेते हैं, बिकॉज ये नक्षत्र टेबल भी बना के रखा है आपके लिए कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको भी देख सकते हैं यहाँ से। सबको हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, जी मैम। तो अब हमने वेद का टॉपिक आज कवर कर लिया। ठीक है, ओके, आई विल टेक दिस। आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा, ये एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम विपरीत वेद और तारा ये सब करेंगे, वो थोड़ा एडिशनली अलग है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। पुष्करांशा और पुष्कर नवांशा, इन दोनों का क्या डिफरेंस है एक बात, और ये दोनों क्या होते हैं, और कब आप ग्रह को पुष्कर नवांश में कहते हैं, उसके लिए सभी लोग इसको क्लिक कर लें या याद कर लें या लिख लें, जैसा भी आप चाहो।
तो आपको आंसर करने में आसानी होगा। बुक में भी ये आसानी से मिल जाता है, कभी कभी पेज पलटने में मुश्किल होती है तो फोटो खींच लो। तो इसको नवांशा को हमको समझने के लिए ऐसा समझना है कि यदि हॉरोस्कोप में कोई ग्रह अग्नि तत्व राशियों में बैठा है, ये पहला कॉलम, कोई भी ग्रह यदि अग्नि तत्व राशियों में बैठा है 7वें और 9वें नवांश में, तो कौन बताएगा मुझे सारे नवांश? 7वां और 9वां नवांश कौन सा, ये भी कौन बताएगा मुझे? बताइए। नवांश आता है? यस मैम। तो सारे नवांश बताइए। 9 नवांश कैसे विभाजित होते हैं? 30 डिग्री 9 नवांशों में कितने कितने अंतरालों पे विभाजित होती है? हम 3 0 से डिग्री 3 20 20, हम्म फिर 3 20 से 6 40, हम्म फिर 40 से 10, 3 10 नवांश हो से गए। 13 20, 13 चौथा, 20 से 16 40, पांचवा, फिर 20, छठा। छठा, 23 20 से 23 20 तक तो छठा। इसका मतलब अभी हमने क्या बोला? यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व राशियों में 7वें नवांश में हो, यानी कि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक के अंशों में हो, तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में कहलाएगा। उसके बाद उसने बोला कि यदि कोई ग्रह 9वें नवांश में हो, यानी कि अभी आप 7वें तक पहुंच गए ना, 23 20, 8वां गिनिए और फिर 9वें पर आइए। 23 20 से 26 40, 8वां हो गया। हाँ वो 26 40 से 30। तो यानी कि अमन। कोई ग्रह अग्नि तत्व राशियों में 26 40 से 30 डिग्री के नवांशों में भुगांशों में बैठा हो, तो वो भी पुष्कर नवांश में बैठा हुआ ग्रह कहलाएगा। ठीक है। अब मैं इसको दूसरे वाले तत्वों की राशियों के लिए एक बार और रिपीट करती हूँ, ताकि आपको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा कैच करिए। पृथ्वी तत्व राशियों में, यानी कि 2 6 या 10 नंबर राशियों में यदि कोई ग्रह तीसरे नवांश में, यानी कि 6:40 से 10 डिग्री के बीच में बैठा हो, यानी कि अगर आपका हॉरोस्कोप आया है और मंगल आपका 7 डिग्री का मिल जाए और वो मंगल आपका मकर राशि में बैठा हो, तो मंगल 7 डिग्री का बोलने से वो अब तीसरे नवांश में आ गया। 3 20 पहला नवांश, 6:40 तक दूसरा नवांश, 6:40 से 10 तक तीसरा नवांश, तो मंगल आ गया तीसरे नवांश में, तीसरे नवांश के भोगांशों में, जन्मकालीन स्थिति में। तो ऐसा मंगल जो मकर राशि में बैठा हो, 7 डिग्री का तीसरे नवांश में बैठा हो, वो मंगल अब और भी स्पेशल हो गया, क्योंकि वो पुष्कर नवांश में बैठा है। ठीक। ऐसा ही ये नियम 5वें नवांश के लिए भी लागू होता है, यदि ग्रह पृथ्वी तत्व राशियों में, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशियों में 5वें नवांश में बैठा हो, तो 5वां नवांश हो जाएगा आपका 13 20 से लेके 16 40 तक। ठीक है जी। तो यदि कोई ग्रह अपने भोगांशों में 13 20 से 16 40 के भोगांशों में बैठा हो और वो पृथ्वी तत्व राशियों में बैठा हो, तो ऐसे ग्रहों को एक अलग अच्छी उपाधि मिलती है, या फिर एक अलग पावर मिलती है, जिसे हम पुष्कर नवांश कहते हैं। ऐसे ही बाकी के 2 तत्वों के लिए भी स्पेसिफिक भोगांश हैं, जिनको टेबल के अंदर लिखा गया, जैसे कि वायु तत्व राशियां, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में यदि ग्रह 6ठे या 8वें नवांश में हो, तो वह ग्रह पुष्कर नवांश में कहलाएगा। अगर कोई ग्रह
जन्म के समय जल तत्व राशियों में यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में पहले या तीसरे नवांश में हो तो ये उस ग्रह के लिए अच्छी स्थिति मानी जाएगी और वो ग्रह पुष्कर नवांश में होते हुए अच्छे और उच्च श्रेणी के फल देने में जातक को हेल्प करेगा। तो पुष्कर नवांश में यदि ग्रह होते हैं तो ये बहुत ही शुभकारी होते हैं। ये जातक को उच्च ग्रहों के तुल्य बहुत ही ऊंची श्रेणी के अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो ऐसा पाया गया कि यदि ग्रह पुष्कर नवांश में है तो अपनी दशांतर दशा में वो ग्रह जातक को बहुत ही अच्छे फल देते हैं। ये तो रहा आपका पुष्कर नवांश। अब हम बात कर रहे हैं पुष्करांशा। पुष्करांशा का मतलब है ग्रह का भोगांश जो कि एक पर्टिकुलर डिग्री है। पुष्कर नवांश हमने जो बात करी थी वो हमने नवांश के विभाजन के संदर्भ में की थी। 7वां नवांश, 9वां नवांश, 3रा नवांश, 5वां नवांश। लेकिन जब हम पुष्करांशा की बात करते हैं तो वो ग्रह की किसी भी भाव में एक पर्टिकुलर अंशों में स्थिति को दिखाता है। जैसे कि अगर अग्नि तत्व राशि में कोई भी ग्रह एग्जैक्ट 21 डिग्री भोगांश का हो तो वो पुष्करांशा में कहलाएगा। यदि पृथ्वी तत्व राशियों में कोई भी ग्रह एग्जैक्ट 14 डिग्री का हो तो वो पुष्करांशा में कहलाएगा। यदि कोई भी ग्रह वायु तत्व राशियों में 24 डिग्री भोगांश का हो तो वो पुष्करांशा में कहलाएगा। यदि कोई भी ग्रह जल तत्व राशियों में 7 डिग्री के भोगांश में होगा तो भी वो पुष्करांशा में कहलाएगा। ये डिग्रियां और यह नवांश अपने आप में जातक के लिए बहुत ही शुभकारी फल देती हैं, इसलिए इन्हें अलग से पदवी दी गई है पुष्करांशा और पुष्कर नवांशा। तो क्वेश्चन आता है कौन से ग्रह गिवन हॉरोस्कोप में पुष्करांशा में है या पुष्कर नवांशा में है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पुष्करांशा और पुष्कर नवांशा। तो आपको इस तरीके से कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर एक मनगढ़ंत चार्ट बनाकर उसमें डिग्रियों को लिखकर नवांशों को मेंशन करके अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। किसी का कोई अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए।